हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज के इस शानदार सेशन में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी एम विद पंकज की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम बात करें कि जैसा आप जानते हैं, हम गढ़वाल के इतिहास में पंवार वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में जो इससे पूर्ववर्ती शासक हैं उनके बारे में, उनकी युद्ध नीतियों के बारे में, उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में हमने वहाँ पर काफ़ी विस्तार से वहाँ पर चर्चा की है। बहुत विस्तार से हमने उन चीज़ों को वहाँ पर समझा है। इसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महीपति शाह के बारे में और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी रानी कर्णावती के बारे में। इस पूरे लेक्चर में आज हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन हमारे पास होने वाला है महीपति शाह। इससे पहले श्याम शाह जो था शासक, भाई लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि श्याम शाह की अलकनंदा नदी में डूबने से श्याम शाह की मृत्यु हो गई। निसंतान थी, 60 रानियां थी, 60 रानियों ने भी सती कर लिया। और भाई राजा किसे बनाया जाए तो श्याम शाह के चाचा महीपति शाह को फिर क्या बनाया गया, 1631 ईस्वी में राजा बनाया गया। अगर इनके पूर्ववर्ती जो शासक हैं, इन शासकों का अगर थोड़ा सा देखें हम कि भाई कौन कौन से राजा थे इनसे पूर्ववर्ती, तो भाई एक नाम हमारे पास आता है, कौन सा, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह का पुत्र हुआ हमारे पास मान शाह जो शासक बना। और बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, मान शाह और हमारे पास कौन सा, महीपत शाह। ये दो पुत्र थे बलभद्र शाह के। फिर मान शाह का पुत्र हुआ हमारे पास कौन सा, श्याम शाह, और दूसरा पुत्र था धाम शाह। श्याम शाह और धाम शाह क्या हुआ, दूसरा पुत्र हुआ। और भाई कहा जाता है कि भाई जब श्याम शाह की तो मृत्यु हो गई, अब जैसे ही श्याम शाह की मृत्यु हुई तो भाई राजा जैसे धाम शाह को बनना था, लेकिन भाई कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि ये इसने अब राजा अपने आप को राजा बनने के लिए अयोग्य समझा, अयोग्य घोषित किया और राजा बनने से मना कर दिया। तो तब जाकर भाई किसके, हमारे पास श्याम शाह के चाचा किसको, महीपति शाह को क्या बनाया गया, राजा वहां पर बनाया गया। बात करते हैं महीपति शाह के बारे में कि क्या क्या इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले महीपति शाह जैसे ही राजा बनता है, सबसे पहले अटैक करता है हमारे पास कहां पर, दापा क्षेत्र पर। सबसे पहला अटैक करेगा दापा क्षेत्र के ऊपर। और जैसे ही दापा क्षेत्र में अटैक किया तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने लगभग 3 बार दापा क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो शुरुआती जो आक्रमण थे उसमें ज्यादातर सफलता नहीं मिली। और जब दापा शासक, उस समय का जो दापा शासक था, उसकी मृत्यु के बाद स्थिति थोड़ा सा कमजोर हो गई, कहां की, दापा क्षेत्र की। तब जाकर महीपति शाह ने वहां पर अटैक किया और दापा क्षेत्र को क्या कर लिया, वहां पर दापा क्षेत्र को विजयी कर लिया। यानी दापा क्षेत्र पर जीत हुई किसकी, महीपति शाह की। और कहा जाता है कि भाई जीतने के बाद इसने बर्तवाल बंधु, कौन, भीमसेन या भीम सिंह बर्तवाल, ठीक है, दो भाई थे, ठीक है। तो भीम सिंह बर्तवाल को इसने क्या बनाया, वहां का फौजदार बनाया और इसी के बड़े भाई को वहां का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। यानी दो बंधु, बर्तवाल बंधुओं के नाम से इनको जाना जाता है। कि जैसे ही दापा क्षेत्र पर महीपति शाह ने विजयी प्राप्त की, विजयी प्राप्त करने के बाद जब वहां से वापस आए, एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का राजा किसको बना दिया, कहां का, दापा क्षेत्र का। भीमसेन बर्तवाल को क्या बनाया, यहाँ पर हमने उसे फौजदार बना दिया और जो उसका बड़ा भाई था उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। वापस आ गया महीपति शाह कहां पर, गढ़वाल में। और भाई इस युद्ध में, जो ये दापा क्षेत्र वाला युद्ध था, इस युद्ध में इसके 3 प्रमुख सेनापतियों का नाम आता है, जिसमें से पहला सेनापति है हमारे पास कौन, माधो सिंह भंडारी। पहला सेनापति आएगा माधो सिंह भंडारी। दूसरे सैनिक भी अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास था कौन सा, लोधी रिखोला। तीसरा हमारे पास आता है बनवारी दास, बनवारी दास। ये 3 प्रमुख सेनापति थे महीपति शाह के शासनकाल में। और इस दापा क्षेत्र, दापा यानी ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर इस युद्ध में, पहली वाले युद्ध में इन तीनों सेनापतियों ने क्या किया था, बहुत अपने अदम्य कौशल का यहाँ पर क्या किया, भाई प्रभाव दिखाया और अदम्य कौशल यहाँ पर दिखाया, जिससे दापा क्षेत्र पर महीपति शाह की मृत्यु हो गई। माफ कीजिएगा, महीपति शाह की क्या हो गई, यहाँ पर विजयी हो गया। अब अगर हम बात करें कि भाई ये हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जब महीपति शाह वापस आया, नियुक्त कर दिया भीमसेन बर्तवाल को, तो भाई दापा का जो शासक था मदन मोहन
गया लासा के शासक के पास। लासा के शासक के साथ इन्होंने क्या मदद मांगी और दोनों ने भाई एकजुट होकर किस पर अटैक कर दिया, भीमसेन बर्तवाल पर। और कहा जाता है कि इसमें दोनों भाइयों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस बात से भाई बड़ा प्रभावित हुआ कौन, महीपति साहब, बड़ा दुख हुआ भाई। इसने अपने एक प्रसिद्ध सेनापति कौन, फिर से दोबारा माधव सिंह भंडारी को वापस भेजा दापा क्षेत्र पर। और दापा क्षेत्र पर जब भेजा तो माधव सिंह भंडारी फिर से जीत गया और यहीं पर ही सीमाओं पर चबूतरों के निर्माण करने वाला जो राजा भी कौन बनेगा, महीपति शाह। यानी सीमाओं का नामांकन कर दिया कि भाई ये सीमा मेरी, ये सीमा आपकी, ठीक है। इस तरीके से चबूतरों का एक तरीके का निशान यहाँ पर बनाया। इससे पूर्ववर्ती शासक में हमने देखा था ओडा प्रथा, किसके द्वारा, अजयपाल के द्वारा, ठीक है। तो लगभग कुछ उसी प्रकार की यहाँ पर इसको रखा गया। तो लासा के शासक भी हुआ, भीमसेन बर्तवाल की भी हत्या कर दी गई। दूसरा अगर हम देखें इतिहास में, इसका दूसरा सबसे ज्यादा जो प्रमुख सेनापति हुआ वो कौन सा, लोधी रिठोला। और इसी लोधी रिठोला को इतना प्रभावशाली था, इतना ताकतवर था, इतना बुद्धिमान था कि भाई इसको क्या कहा गया है इतिहास में, गढ़वाल का रखवाला। इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। किसे, लोधी रिठोला को कहा जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें कि भाई इसके बाद के आने वाले शासन में क्या होगा, क्योंकि देखो महीपति शाह का शासनकाल बहुत छोटा सा शासनकाल है। पवार वंश का एकमात्र ऐसा शासक जो सर्वाधिक उम्र में क्या बना, राजा बना, वो कौन था, महीपति शाह का। क्यों बना भाई, राजा तो बनना था नहीं, क्यों, मजबूरी में राजा बना, क्योंकि भाई राम शाह ने मना कर दिया तो राजा तो बनाना ही है किसी ना किसी को। तो इसलिए सर्वाधिक उम्र में बनने वाला राजा भी कौन है हमारे पास, महीपति शाह है। जब राजा सर्वाधिक है लेकिन इसका जो शासनकाल है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम यहाँ पर शासनकाल है। लेकिन अपने शासनकाल में अगर हम बात करें तो लोधी रिठोला भाई गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। अब इसने क्या किया, ठीक है, कि भाई लोधी रिठोला इसी के द्वारा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारे पास राजशाही का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में राजा क्या हो गया, लिप्त हो गया, यानी राजा उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाया और इसी लोधी रिठोला की क्या हत्या कर दी, किसने, हमारे महीपति शाह ने इस लोधी रिठोला की क्या कर दी, हत्या कर दी। जब बाद में महीपति शाह को पता चला कि ये तो गलत काम हो गया मुझसे, ठीक है, तो भाई जब कर दिया तो वापस तो जान उसमें डाल नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। लेकिन भाई कहा जाता है कि जैसे एक पहली चीज लोधी रिठोला, फिर इसके शासनकाल के हम अगर बोले कि एक तरीके की दुखद घटनाएं अगर हम बोले कि भाई एक तो लोधी रिठोला को मार दिया, दूसरा यहाँ पर आता है नागो साधु, जो नागा जो साधु थे, उन नागा साधुओं की भी इसने क्या कर दी, भाई हत्या कर दी। ऐसे ही बिना उसके कहा जाता है कि भाई किसी युद्ध से लौट रहा था और रास्ते में नागा साधु आए तो इसने भाई उन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया और उन नागा साधुओं की हत्या कर दी। तीसरा कहा जाता है कि भाई ये उसका प्रायश्चित करने के लिए कहां पर गया, भरत मंदिर। कहां पर, भरत मंदिर। भरत मंदिर कहां पर है, ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में भरत मंदिर में गया अपना इस प्रायश्चित करने के लिए और कहा जाता है कि वहां पर भी ये लगातार उन मूर्ति को देखता रहा और कहा कि भाई मूर्ति मुझे क्या कर रही है, घूर रही है, मूर्ति मुझे देख रही है, या द्वेष भावना से या दुश्मनी की भावना से मुझे देख रही है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या किया महीपति शाह ने कि उस भरत मंदिर में ऋषिकेश में जो मूर्ति थी, ठीक है, भगवान की जो मूर्ति थी उसकी दोनों आंखें निकाल ली। अब एक तो पहला लोधी रिठोला को इतना जो भाई इतना स्वामी सेवक है, ठीक है, उसकी हत्या, उसके बाद नागा साधुओं की हत्या, उसके बाद भरत मंदिर में भाई भगवान की मूर्ति निकाल, भगवान की जो मूर्ति है उनकी आंखों को निकाल दिया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हुआ और इसने इसका जो ये इतने भी जो ये इसने कलंक किए हैं अपने शासनकाल में, इनके प्रायश्चित के लिए कि भाई अब प्रायश्चित कैसे होगा, तो प्रायश्चित पाने के लिए इसने क्या किया कि भाई शुरुआत अपने जो पुरोहित थे या जो अपने जो पंडित थे उन पुरोहितों को या अपने जो पंडित थे उनको पूछा कि भाई ये इस तरीके का जो कृत्य मेरे द्वारा किया गया है इसका कोई उपाय है, या इससे मैं किसी तरीके से मतलब पश्चाताप उसे होने लग गया, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो भाई इन्होंने बताया उस समय पर कि इनके पुरोहितों ने कहा कि भाई दो उपाय हैं हमारे पास। क्या है वो उपाय, तो पहला उपाय बताया कि सोने को पिघलाकर, क्या यानी गर्म सोना जो होता है उसे पिघलाकर पीना पड़ेगा, पहला उपाय तो ये है।
दूसरा उपाय है कि किसी के साथ युद्ध, किसी राजा के साथ युद्ध करो और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो या मर जाओ उसी युद्ध में, ठीक है। तो भाई ये दो उपाय हैं जिससे आपको इनका प्रायश्चित हो सकता है, क्योंकि भाई रोधी विकोला जो हम इसकी बात कर रहे हैं, एक अपना स्वामी भक्त एक तरीके का और प्रसिद्ध सेनापति, इसी के साथ नागा साधु, इसी के साथ साथ भगवान की दोनों जो मूर्तियां थी उसकी दोनों आंखें निकाली भाई। तो प्रायश्चित के लिए इसने क्या किया कि भाई पहला वाला तो ऑप्शन छोड़ दिया, दूसरा वाला ऑप्शन यानी युद्ध करने में कि भाई मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में मारा जाऊंगा। लेकिन युद्ध अब किससे करेगा युद्ध? तो भाई कुमाऊं में अगर हम चंद्रवंश में देखें तो एक राजा वहां पर राज कर रहा है, अभी कौन? त्रिमल चंद। और इससे हमने भी कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इससे पहले के जितने भी थे, दिलीप चंद आया, ठीक है भाई, वो अल्पकाल में मर गया, विजय चंद आया, उसको जहर मिला के मार दिया गया, ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से हमारे पास त्रिमल चंद भाई राजा बना। तो भाई त्रिमल चंद का शासनकाल था उस समय कुमाऊं पर, और इसने ना चाहते हुए भी 1634 ईस्वी में ना चाहते हुए भी भाई क्या किया, अटैक कर दिया किस पर? क्योंकि इस समय पर चंद और जो पंवार थे उनके जो क्या था, मित्रता का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1634 में अटैक कर दिया त्रिमल चंद पर, किसने? महिपत शाह ने। और इसी युद्ध में कहा जाता है महिपत शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसमें? ये 1634 वाले हमारे पास जो इस युद्ध में किसके साथ? त्रिमल चंद के साथ। इसने अपने शासनकाल में क्या किया? इसके द्वारा भाई जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीमा निर्धारण के लिए चबूतरों का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ साथ एक प्रथा यहाँ पर कही जाती है, रोटी सूची प्रथा, ठीक है। रोटी सूची प्रथा, रोटी सूची जो प्रथा थी वो भी महिपति शाह के द्वारा ही यहाँ पर चलाई गई थी। तो ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। दूसरा अगर हम देखें तो भाई इतिहासकारों ने महिपति शाह को क्या कहा है कि भाई उस समय अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार के जो मुगल थे उनके द्वारा भाई इसको बुलाया गया, ये बिल्कुल भी नहीं गया वहां पर। तो भाई इसको क्या कहा है? अक्खड़ राजा। क्या कहा गया है? मुगलों के द्वारा इसको क्या कहा गया है? अक्खड़ राजा की संज्ञा भी दी गई है। और जो मोलाराम है मोलाराम ने भी इसको क्या कहा है? इस राजा को महाप्रचंड भुजदंड राजा की उपाधि किसको दी है? इस हमारे पास महिपति शाह को दी है। तो मुगलों ने अक्खड़ राजा भी कहा, महाप्रचंड भुजदंड भी इसको कहा गया है। किसे? महिपति शाह को। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत भी महिपति शाह के द्वारा कर दी गई थी। रोटी सूची प्रथा में नाम से पता चल रहा है, देखो रोटी सूची यानी इस प्रथा के अंतर्गत जो खाना बनाता था राज परिवार के लिए, उसके बिना कपड़ों के भी वो क्या कर सकता था? खाना, यानी कपड़े पहनकर भी वो खाना बना सकता था। जैसे अजयपाल के द्वारा सरोला ब्राह्मण था, या इससे पहले की ये प्रथाएं थी कि जो राज परिवार के लिए खाना बनाएगा वो केवल धोती पहनकर खाना बनाएगा, ठीक है। लेकिन भाई इस रोटी सूची में इस प्रथा निकाली गई कि भाई अब जो खाना बनाएगा वो कपड़े पहन के भी क्या कर सकता है? खाना बना सकता है। इसी के बाद हमारे पास आएगा अगला जो शासक है, वो आएगा हमारे पास कौन सा? पृथ्वीपति शाह। अब यहां पर अपना प्रायश्चित करने के लिए हमारे पास अपना जो प्रायश्चित है उसको करने के लिए पृथ्वीपति शाह ने तो क्या कर दिया भाई? महिपति शाह ने क्या किया भाई? युद्ध कर दिया त्रिमल चंद के साथ, और उस युद्ध में ये मारा गया। तो उस समय एक हम कहें तो पृथ्वीपति शाह, कौन सा? पृथ्वीपति शाह क्या बना उस समय? भाई बनाया गया, राजा तो बनाया था, कहा जाता है 7 साल का था, कहीं कहते हैं 11 साल का था, तो छोटा अबोध बालक था, तो भाई पता नहीं था। तो भाई इसी के शासनकाल में एक संरक्षिका का नाम हमारे पास आता है, रानी कर्णावती। कौन? रानी कर्णावती का नाम यहाँ पर आता है, जो पृथ्वीपति शाह का भाई राजा बनने के साथ साथ उसकी भाई संरक्षिका के तौर पर कौन है? रानी कर्णावती। देखिए पंवार वंश में संरक्षिकाओं की अगर हम बात करें तो वैसे तो टीवी रियासत की बात करें वहां पर भी रानी गुलेरी भी आएगी, लेकिन अगर हम अभी की बात करें टीवी प्रशासन की या अभी की बात करें पंवारों की, तो भाई रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, रानी कटौची आएगी फतेहपति शाह के साथ या फतेह शाह के शासनकाल में। इसी के साथ साथ प्रदीप शाह होगा, अगले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे प्रदीप शाह। तो कनकई देवी जो संरक्षिका है, तो 3 प्रमुख संरक्षिकाएं यहाँ पर हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा जो अगर हम बोले पावरफुल या सबसे ज्यादा जो जिसने युद्ध किया और बहुत अच्छे तरीके से शासन को संभाला, वो कौन थी? हमारे पास रानी कर्णावती। तो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब पृथ्वीपति शाह को राजा बनाया गया तो रानी कर्णावती क्या बनी? उसकी संरक्षिका बनी। और उस समय पर राजा कौन होगा? हमारे पास शाहजहां, ठीक है। कौन होगा? शाहजहां। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई शाहजहां है राजा, ठीक है,
अब शाहजहां जब राजा है दिल्ली पर, तो कहा जाता है कि शाहजहां जो है बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा था गढ़वाल शासकों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि महीपति शाह ने क्या किया भाई, इनके जो पूर्ववर्ती राजा थे बुलाया गया लेकिन नहीं गया, इसीलिए उसको क्या कहा गया, अक्खड़ राजा। अब अक्खड़ राजा बोला है तो भाई इसको होता ही है कि भाई अक्खड़ मैंने बुलाया, आया नहीं, तो भाई अच्छा नहीं आया तो मैं इस पर क्या कर दूंगा, अटैक कर दूंगा। तो हुआ यही, यहाँ पर दिल्ली से अटैक कर दिया शाहजहां ने, एक सेना भेजी दिल्ली से, और यहाँ पर इसका शासक है सिरमौर। सिरमौर यानी आज का हिमाचल प्रदेश। तो सिरमौर का राजा उस समय होता था मंधाता प्रकाश। कौन? मंधाता प्रकाश उस समय सिरमौर का शासक था, और इसके साथ इन दोनों की संयुक्त सेना ने अटैक कर दिया गढ़वाल के ऊपर। और कहा जाता है कब, 1635 ईस्वी में। ठीक है, उस समय कौन था, नजावत खां। कौन सा, नजावत खां के नेतृत्व में भाई अटैक कर दिया इन्होंने गढ़वाल के ऊपर, सिरमौर दिल्ली की संयुक्त सेना ने। तो कहा जाता है, ये हम पृथ्वीपति साहब है उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि संरक्षिका थी वहां पर कौन, रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती ने भाई इनको यहाँ पर ही क्या कर दिया, यानी घुसने दिया, और देहरादून के जो नाला पानी क्षेत्र है अभी का, वहां पर इनकी सेना को क्या कर दिया, रोक दिया, और वहां पर बड़े चतुराई से उस युद्ध को जीत गई। कब, 1635 में। किसके, रानी कर्णावती ने अपने संरक्षण के काल में। शासन किसका चल रहा है, पृथ्वीपति शाह का। तो भाई इस युद्ध में जीत हुई किसकी, हमारे पास गढ़वाली सेना की यहाँ पर जीत हुई, रानी कर्णावती की यहाँ पर जीत हुई। और इसी जीत से इतिहासकारों ने इसकी तुलना की है किससे, ताराबाई से। किससे, ताराबाई से। और हमारे पास दुर्गावती, ताराबाई और दुर्गावती, यानी शिवाजी मराठों की रानी थी कौन, ताराबाई। ठीक है, वो साहू के साथ जब युद्ध हुआ था ताराबाई का, तो भाई शासन करे ताराबाई, तो इसीलिए कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है रानी कर्णावती को। उसी प्रकार से गोंडवाना जो एक हमारे पास उस समय हुआ करता था मुगलों के शासनकाल में, तो रानी दुर्गावती ने भी मुगलों से क्या कर, जैसा युद्ध मुगलों से रानी कर्णावती ने किया, उसी प्रकार का युद्ध रानी दुर्गावती ने भी किया था उस समय पर। तो इसलिए इसे गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। इसे रानी कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई, गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में कुछ सैनिक तो मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ सैनिकों को रानी कर्णावती ने पकड़ लिया, और उन सैनिकों के हाथ, नाक और जो है वो कान काट दिए गए। इसीलिए इसे नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, रानी कर्णावती को। तो यहाँ पर हमने देखा रानी कर्णावती और महीपत शाह के बारे में। और भाई रानी कर्णावती में जब ये चले गए, बाद वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति के शाह के बारे में, कि किस प्रकार से इसके शासनकाल में और जो युद्ध होंगे यहाँ पर, चाहे 1655 का हो, 1656 का हो, वो देखेंगे कि किस प्रकार से वो युद्ध आगे होगा। डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।